गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों ये क्लास 12th के यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि आज तक हमने एरिया के बारे में ये पढ़ा था कि एरिया जो है, एरिया सपोज हम बोलेंगे 64 मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं कि ये एरिया, सपोज ये स्क्वायर का एरिया है। तो आज मैं एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाने वाला हूं और उसमें ये कहने वाला हूं कि हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों ट्रीट करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाहूंगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सपीरियंस या वेक्टर क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट क्यों करवाते हैं। उसके लिए ये एग्जांपल है आपके सामने। मैं यहां पर एक बॉक्स लेता हूं और इस बॉक्स पे कोई फोर्स लगाता हूं। सपोज 5 न्यूटन का कोई फोर्स मैंने लगाया। तो बोलिए बच्चों, इस बॉक्स के साथ क्या होगा। इस बॉक्स के साथ ये बॉक्स जो है यहां आगे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब कुछ डायरेक्शन है यहां पर। तो उसी की बेसिस पर हम कहते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं बच्चों हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं क्योंकि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो आपकी बॉडी होती है वो उस ही डायरेक्शन में क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। इसका मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब लेकिन बच्चों, मैं इस बॉडी पे, इस बॉक्स पे फोर्स अगर नीचे की डायरेक्शन में लगा दूं और वो कुछ भी वैल्यू रख दूं उसका, सपोज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज 4 न्यूटन। इसका मतलब मैंने दो केसेस करे। केस नंबर 1 में मैंने सिर्फ ये फोर्स लगाया था और केस नंबर 2 में मैंने 4 न्यूटन फोर्स भी लगाया। तो इसका मतलब पहले वाले केस का जो आंसर था वो दूसरे वाले केस के आंसर से टोटली डिफरेंट होगा। तो बच्चों वो कैसे होगा, आप सोच रहे होंगे कि दो फोर्सेस के लगाने से आंसर में तब्दीली, उसका मतलब यह है कि दो पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटीज, मींस ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, दो फोर्सेस के एक ही बॉडी के ऊपर लगाने से क्या चीज होती है, उस बॉडी के फाइनल रिजल्ट में चेंज आता है। इसका मतलब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर क्वांटिटीज के लगाने से उस ऑब्जेक्ट के आंसर पर प्रभाव पड़े, तो हम ये कह सकते हैं किस वजह से प्रभाव पड़ा है। दो वजहों से प्रभाव पड़ा है। एक तो मैग्नीट्यूड की वजह से कि क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है और किस डायरेक्शन में लगाया है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी अब हमारे लिए आ गई। तो अब मैं एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। ये इसलिए करूंगा बिकॉज दिस वर्ड और दिस टर्म इज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखिए, अब एरिया वेक्टर की कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने एक बुक लिया हुआ है और देखिए बच्चों, इस बुक का कुछ एरिया होगा। अगर मैं इस बुक को यहां पर दिखा दूं तो 2D पे ये बोर्ड की तरह ही दिखेगा। तो बच्चों, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से दिखाऊंगा। अगर इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा तो देखिए, मैं यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं और यहां पर बोलूंगा कि इस बुक को अगर इस तरीके से रख दिया जाए, क्योंकि बच्चों एरिया जो होता है वो कैसे होता है, एरिया के लिए हमें किसी भी क्लोज्ड फिगर की जरूरत पड़ती है, क्लोज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इस ही बुक को यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करी है। तो ये एक एरिया होगा बच्चों इसका। जो भी चीज, जो भी अंदर इसका पोर्शन है जो इस
पर्टिकुलर डायग्राम ने एनक्लोज किया है, दैट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो उस एरिया को हम एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी किसी बुक पर आपको मिलेगा कि उस एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ। तो बच्चों यहां पर ना तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर रखा है, ना ही मैंने इसके ऊपर वेक्टर रखा है, लेकिन अब मैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेक्टर करवाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस एरिया को एरिया वेक्टर बनाने जा रहा हूं। क्यों बनाने जा रहा हूं उसका भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि जब भी अगर मैं इस बुक को किसके सामने रख दूं, अगर वहां से यहां से सपोज बहुत सारी लाइंस जा रही हैं और ये लाइंस जो है इस बुक से क्रॉस हो रही हैं, ऐसे भेज रहा हूं। अब ये लाइंस क्या होंगी ये तो मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर मुझे कोई बोले कि ये मेरा टारगेट है और मुझे यहां से क्या करना है, तीर भेजने हैं, और मैंने 100 तीर भेजे, 100 में से 20 तीर इसको क्रॉस कर गए और बाकी 80 तीर ऊपर से और नीचे से और साइडों से गुजर गए। इसका मतलब जब मैंने इसको इस तरीके से रखा था तो 20 तीर इससे क्रॉस हुए थे। जब मैं इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा तो अब बोलिए बच्चों, क्या 20 तीर इसमें से क्रॉस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 20 से वो नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 80 तो इस साइड से जा रहे हैं, लेकिन जो 20 इसको क्रॉस कर रहे थे, इसका मतलब एक एक तीर और छूटता जाएगा। और ऐसे करूंगा और कम होते जाएंगे, ऐसे करूंगा और कम होते जाएंगे। और जब ये बुक इस तरीके से होगी तो बोलिए बच्चों 100 तीर भेजने पड़ेंगे, तो मे भी कोई एक भी उसको क्या ना कर पाए, टच ना कर पाए। तो देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि इस बुक की जो एरिया है, उस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सिर्फ इस चीज के लिए पड़ी क्योंकि ये तो एरिया था, लेकिन इस एरिया को जब हमने ऐसे रखा था तब हमारा वो जो एरोज की बात कर रहा था, जो तीरों की बात कर रहा था, तब कुछ ज्यादा तीर जा रहे थे। जब मैंने ऐसे किया तब कम होते गए, जब मैंने और ऐसे कर दिया तब और कम होते गए, जब मैंने ऐसे कर दिया तो और कम होते गए। इसका मतलब प्रभाव चेंज होता गया। इस वाले केस में कुछ अलग प्रभाव, इस वाले केस में कुछ अलग प्रभाव, इस वाले केस में कुछ अलग प्रभाव। वो प्रभाव जो है, उस प्रभाव को देखने के लिए हमें इस एरिया के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। उस कुछ ना कुछ बनाने का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब इसके लिए क्या एरिया वेक्टर बनाने की जरूरत पड़ी वो बोलने जा रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ एरिया वेक्टर की नेसेसिटी क्या है, एरिया वेक्टर की जरूरत क्या है। एरिया वेक्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि विदाउट दिस टर्म वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसका कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने अभी उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो देखिए बच्चों, एरिया वेक्टर की सबसे जरूरी चीज, एरिया वेक्टर की सबसे जरूरी चीज यह होती है कि ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए बच्चों, पहली चीज यह है कि एरिया वेक्टर की पहली चीज क्या है, एरिया वेक्टर हमेशा जिस सरफेस का एरिया वेक्टर हम निकाल रहे होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। अब बच्चों इस पे ध्यान दीजिए। अब ये तो आप जान रहे हैं कि मैंने इस बुक की बात करी है और इस बुक को इस तरीके से रखा है। बच्चों एरिया तो ये है, लेकिन इस एरिया का परपेंडिकुलर क्या है, बोलिए बच्चों इस एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा। इस एरिया का परपेंडिकुलर ये होगा। देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस बुक के ऊपर कहां पर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये एरिया जो है वो एरिया छोटे छोटे एरियाज से मिलके बना है। सपोज मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया रखता हूं, यहां पर एक छोटा सा एरिया रखता हूं, ये छोटा सा एरिया। तो सपोज मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया रख दिया, तो बोलिए बच्चों बड़े एरिया को मैं एस बोल रहा हूं, तो छोटे एरिया को क्या बोलूंगा, छोटे एरिया को मैं डी एस बोलूंगा। दीज आर द एरियाज
but I have to introduce the term area vector here. It means for S area, the area vector will be S vector. And for ds area is the small area of that entire portion. That means ds vector is the area vector for that small area. तो देखिए बच्चों, अब यहां पर इसका एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो यहां पर 2D पर हम कैसे दिखाएंगे? इसको इस तरीके से दिखाएंगे. ये इसका ds वेक्टर है. अब देखिए बच्चों, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा. मैंने बुक को इस तरीके से रखा है. ये इसका एरिया वेक्टर है ds. और ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे जैसे मैं इस एरिया को बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैंने इस एरिया के लिए इतना सा एरिया वेक्टर डाला है, तो इस एरिया के लिए कितना सा एरिया वेक्टर डालना पड़ेगा? इससे बड़ा. इट मीन्स पहली कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई. अब देखिए, अभी तो मैंने इस एरिया की बात करी क्योंकि ये प्लेन सरफेस था. अब बच्चों देखिए, मैं यहां पर बात करता हूं कर्व्ड सरफेस की. कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है? अब प्लेन सरफेस ये है, अब कर्व्ड सरफेस ये वाला है. अरे भाई, इस वाले सरफेस पे कौन सा एरिया वेक्टर बोलोगे आप? इस वाले सरफेस पर भी यही रूल अप्लाई होगा. अब ये रूल अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई होगा? यहां पर सपोज यहां वाले इस वाले छोटे से एरिया का आपको एरिया वेक्टर दिखाना है, तो सबसे पहले आप कर्व्ड सरफेस जो है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. इसका मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो इस एरिया वेक्टर के लिए ये सरफेस बन गई. मतलब उस एरिया वेक्टर, छोटे से एरिया वेक्टर के लिए एक प्लेन सरफेस बना दीजिए, इमेजिनरी प्लेन सरफेस. उसके बाद उसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा. सपोज ये ds है तो ये होगा ds वेक्टर. तो इसका मतलब, अब देखिए और एग्जांपल दे देता हूं. सपोज मैं अपने फेस का एग्जांपल ले लेता हूं. देखिए, मेरा जो फेस है वो सपोज एक कर्व्ड है. देखिए बच्चों, मेरे माथे का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा? मेरे माथे पर यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहां से ये जो है, दिस इज द एरिया वेक्टर हियर. अब देखिए बच्चों, अब नाक का मैं ये वाला पोर्शन लेता हूं, तो इस वाले पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर ऐसा आएगा. अब सपोज मैं गाल का ये वाला पोर्शन लेता हूं, इस वाले गाल का पोर्शन ऐसा वाला आ जाएगा. इसका मतलब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर. अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई. दूसरा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है. मतलब ये जो है, सपोज ये सरफेस है, तो इसके ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड्स नहीं होगा, अंदर वाली डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. एरिया वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में दिखाता है? ऑलवेज इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन. इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट द आउटवर्ड्स डायरेक्शन. मतलब ये अगर माथे का एरिया वेक्टर दिखाना तो डायरेक्शन यहां से बाहर होना चाहिए, ये नहीं कि तुम उधर से अंदर की डायरेक्शन में ला रहे हो. देखिए बच्चों, ये था एरिया वेक्टर के बारे में. एंड रिप्रेजेंटेड बाई एस वेक्टर कंप्लीट के लिए, ds वेक्टर स्मॉल के लिए. अब मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कहता हूं. तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक समझाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत प्यारा सा तरीका है आप कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स which can cross a particular area of cross section. मतलब देखिए बच्चों, मैंने टोटल नंबर बोला. ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या है जो किसको क्रॉस करती है? जो किसी एरिया को क्रॉस करती है. अब बोलिए बच्चों, एरिया को क्रॉस करेगी, नंबर है, तो इट मीन सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. तो बोले क्रॉस होने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है?
क्रॉस होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत पड़ रही है। अरे भाई किस में से क्रॉस होगी? एरिया में से क्रॉस होगी। इट मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू टर्म्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सेकेंड इज एरिया is necessary here. For indicating the electric field lines in the subject physics, we use the concept of electric field intensity, which is a vector quantity. And for introducing the concept of area, we use area vector here. And whenever the dot product in between the two vectors takes place, the resultant quantity will be a scalar quantity. It means now in terms of mathematics, the mathematical background of electric flux is that it is the dot product of two vector quantities. And what are those vector quantities? The question is that those vector quantities are electric field intensity and area vector, because these are the two terms only which explains the entire which I have already told you right now. देखिए बच्चों, इसमें से किसको क्रॉस होना है? लाइंस को क्रॉस होना है। लाइंस को कौन दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाती है। किस में से जाएगी? एरिया में से जाएगी। इसका मतलब एरिया के लिए भी वेक्टर बना दिया, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी वेक्टर। जो क्वांटिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। इसका मतलब हमने दो डेफिनेशंस किसकी भी बोल दी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी हमने दो डेफिनेशंस बोल दी। पहली डेफिनेशन बोल दी क्या? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स which can cross a particular area of cross section। और दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा ये बोला it is the dot product of electric field intensity and area vector। तो देखिए बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बोल दिया, बट मैथमेटिकली मैंने आपको बोल दिया कि अब रिप्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए भाई, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट होता है। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux is represented by phi। अरे बच्चों बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट होता है? फाई से। तो फाई मींस टोटल। तो फाई कौन सी क्वांटिटी है? यहां पर लिखना चाह रहा हूं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखने वाली चीज है स्केलर क्वांटिटी। और क्या बोला? डॉट प्रोडक्ट। रटा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो ये तीन चार चीजें याद रख लीजिए। किसका डॉट प्रोडक्ट? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? लाइंस क्रॉस होंगी ना भाई, किस में से क्रॉस होंगी? एंड एरिया वेक्टर। तो बोलिए फाई किसके बराबर हो गया? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। इसके ऊपर वेक्टर नहीं चढ़ा देना क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये टोटल फ्लक्स है। अब बोले बच्चों, अब छोटा सा फ्लक्स। अरे भाई ये बड़े एरिया की बात हो रही है। फॉर टोटल एरिया, अगर एरिया एस है। अरे भाई अगर मैं फॉर स्मॉल एरिया की बात करूं तो स्मॉल एरिया होगा डीएस। अरे भाई डीएस होगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फाई क्या? अब आप नंबर कम हो जाएगा ना, नंबर तो कम होगा, छोटे एरिया के लिए कम लाइंस जाएंगी। तो आप क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे डी फाई। अगर डी फाई बोलेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते भाई, ई को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने ई को ऐसे लिखना है क्योंकि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, लाइंस तो जाना चाहती है ना। किसको कम कर रहा हूं मैंने तो लाइंस उतने ही, मैं तो तीर तो उतने ही फेंक रहा हूं ना। 100 तीर पहले में भी फेंके, 100 तीर बाद में भी फेंके, पर 20 कब लगे? जब एरिया ज्यादा था। कम कब हुए? जब एरिया कम हो गया। इसका मतलब ई डॉट डी एस। अब बोलिए बच्चों, अब देखिए यहां पर मैं इसका जो एसआई यूनिट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम्ब। तो देखिए इसके लिए न्यूटन, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, न्यूटन पर कूलम्ब इसके लिए आ गया। और एस में, अरे भाई एरिया वेक्टर का मतलब ये थोड़ी कि यूनिट भी कहीं चेंज हो जाएगा। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें यह बताने की कोशिश करूंगा कि फ्लक्स ज्यादा कब होता है और फ्लक्स कम कब होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स कब ज्यादा होता है, फ्लक्स कब कम होता है। देखिए बच्चों, अब मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा और उसके अंदर इस बुक को रखने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लास्ट की लेक्चर्स में आपको बोल दिया है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम पैरेलल, इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट। देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखी। अब बच्चों यहां पर क्या रख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ये ई का डायरेक्शन होगा। अब मैं अपनी बुक को सबसे पहले ऐसे रख रहा हूं, ऐसे। अब ऐसे रख रहा हूं तो बोलो बच्चों यहां पर कैसे दिखाना पड़ेगा, यहां पर मुझे इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये पहला केस है। अब बच्चों मैंने क्या किया, अपनी बुक पहले ऐसे रखी थी, अब मैं बुक को थोड़ा ऐसे कर देता हूं। अब इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसे से लेटाते लेटाते एक वक्त आ जाएगा सीधी बुक लिटा ही दूंगा इसको। अब बोलिए बच्चों, इस तरीके से बुक दिखेगी हमें। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 आ गई। एरिया वेक्टर्स कैसे आएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बोला बेटो, इसका परपेंडिकुलर ये देखिए, सपोज मैं यहां से एरिया वेक्टर दिखाऊंगा तो ये आएगा। इसका परपेंडिकुलर कहां जाएगा बच्चों, अगर ये ऐसे घूम गई है तो ये परपेंडिकुलर इसका नीचे आएगा, इसका मतलब ये नीचे दिखा दूंगा। और इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूं बच्चों मैं, ये वाला आएगा। अब बोलिए यहां पर तीनों केसेस में ये एरिया वेक्टर्स हैं। सपोज इसका एरिया एस है तो ये क्या कम हो जाएगा क्या, बुक ही तो है भाई, ये भी एस है और ये भी एस है। पर फर्क ये है कि ये एस वेक्टर इसका यहां है, इसका एस वेक्टर यहां है, इसका एस वेक्टर यहां है, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ई का डायरेक्शन तो यही है। इसका मतलब बच्चों बोलिए, इस वाले केस में ई इधर ही है, इस वाले केस में ई इधर है, इस वाले केस में ई इधर है। बोलिए बच्चों यहां पर एंगल कितना बन गया, यहां पर थीटा जो है 0 बन गया, पैरेलल है भाई। यहां वाले में कुछ थीटा है, अब हमें नहीं पता कितना थीटा है क्योंकि वो घुमाने वाली बात है ना, एक तो स्ट्रेट हो सकती है, एक ऐसे तो बीच वाले कुछ भी है। और ये वाला बन गया 90। तो बोलिए बच्चों सबसे ज्यादा लाइंस कहां पर क्रॉस कर रही हैं, जब बुक ऐसे खड़ी होगी। इसका मतलब इसमें फ्लक्स सबसे ज्यादा है, उससे कम फ्लक्स इसमें है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में देखिए 1 2 3 4 5 लाइंस यहां से गुजरी, यहां पे 1 2 3 और 4 लाइंस यहां से गुजरी, 5 इसमें से गुजरी, फ्लक्स ज्यादा, 4 इसमें से गुजरी, इससे कम, और इसमें से तो कोई गुजरती ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे 0। तो देखिए फॉर्मूले में भी अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस होता है। बोले ई एस कॉस थीटा, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, थीटा आ गया 0, कॉस 0 किसके बराबर होता है बच्चों 1। इट मींस फाई इक्वल्स टू ई एस। पहले वाले केस के लिए ई एस आएगा, दूसरे वाले केस के लिए सीधा यही आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर 0 नहीं लिखूंगा बल्कि हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। और तीसरे वाले केस में थीटा के बदले क्या डालना पड़ेगा 90 एंड कॉस 90 इक्वल्स टू 0। तीसरे वाले केस में फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। इसका मतलब हमने ये 3 के 3 कॉन्सेप्ट्स क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। फ्लक्स कब ज्यादा होता है, फ्लक्स सबसे ज्यादा तब होता है जब हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो। फ्लक्स सबसे कम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस वक्त अगर टारगेट ऐसा है और बहुत सारे तीर ऐसे डालें तो कोई तीर नहीं जाएगा। इट मींस एक भी लाइन, one line of electric lines of force can't cross that particular area। तो बच्चों आज की लेक्चर में हमने कहा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से तो 100% कोशिश कर रहा हूं, दूसरा आपकी तरफ से भी 100% अगर एफर्ट लगेगा तो हम डेफिनेटली फिजिक्स को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।